जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका सीआरआमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, तो कृषि का व्यवसायीकरण क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यवसायीकरण। इसी की जगह पे वाणिज्यीकरण भी लिखा रहता है। वाणिज्यीकरण, इन दोनों का अर्थ अगर देखेंगे तो क्या होगा, अर्थात व्यापार। क्या होता है? व्यापार होता है। ठीक है, इसे यहाँ पर मैंने समझाने के फॉर्मेट में इसको बनवाया है। सबसे पहले देखते हैं प्रथम चरण। ये कब से कब तक हुआ है? 1757 से 1858 के बीच में जितने भी ये बंगाल थे, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में इसको लागू करता है। द्वितीय चरण में देखेंगे तो ये क्या करता है, पूरे भारत में करता है। किसमें करता है? पूरे भारत में। पहले देखते हैं तो केवल बंगाल में ही स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर द्वितीय चरण में देखते हैं तो 1858 के बाद तो पूरे भारत में कृषि का व्यवसायीकरण स्टार्ट होता है। अब कृषि का व्यवसायीकरण है क्या, सबसे पहले देखते हैं। पहला वाला जो है केवल बंगाल में, और कौन कौन सी वस्तुएं हैं? जूट, कपास, रेशम और नील है। ये कौन सी वस्तुएं, सॉरी, ये कौन सा उत्पादन है, फसल है? ये है नकदी फसल। नकदी फसल, और एक क्या होता है, खाद्यान्न फसल। ठीक है, एक होता है नकदी फसल और दूसरा होता है खाद्यान्न फसल। और नकदी फसल पहले जब प्रथम चरण जो हुआ 1757 में, उसमें क्या हुआ, केवल नकदी फसल का ही व्यवसायीकरण हुआ था। और जब द्वितीय चरण हुआ तो उसमें खाद्यान्न और नकदी दोनों को व्यवसायीकरण किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं नकदी फसल क्या है। नकदी फसल क्या है? नकदी फसल, नकदी फसल। नकदी फसल ऐसे फसल होते हैं जिनका उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है। किसके लिए? लाभ के लिए। जिनका उत्पादन, जिनका उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है। लाभ के लिए, जैसे कोई अगर वस्तु उत्पादन आप कर रहे हैं, उस उत्पादन को क्या है कि अपने स्वयं को उपभोग के लिए नहीं करते, वो क्या करते हैं, खेत से सीधा क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं। ठीक है, क्या कहाँ बेचते हैं? बाजार में, बाजार में बेच देते हैं। और उससे क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो खाद्यान्न जो उत्पादन होता है उसमें क्या होता है, वो अपने खाने के लिए भी रखते हैं। ठीक है, और जो अगर कहीं मार्केट में अपने लोकल में बेचना रहता है तो वहां पर बेचते हैं। लेकिन जो नकदी फसल था, इसका क्या होता था, व्यापार होता था। अब ये व्यापार जो था कहाँ पर होता था? अपने छोटे क्षेत्रों में होता था। इसका उत्पादन किए, उत्पादन करने के बाद क्या करते थे, एक मंडी में ले जाकर इसको बेचते थे। ठीक है, तब तक तो ये ठीक था जब ये भारत के परिप्रेक्ष्य में था। इसके परिप्रेक्ष्य में भारत में जब स्वतंत्र लोग स्वतंत्र तरीके से जो है कि इसका क्या करते थे, बेचते थे, तब तक तो ठीक था। तब भी इसका जो है कि व्यापार जो है कि होता था, वाणिज्यीकरण तब भी था। लेकिन जब क्या करता है, जब ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर, जब बंगाल पर उनका वर्चस्व हो जाता है, बंगाल पर वर्चस्व हो जाता है, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि क्या है, कपास, नकदी फसल में क्या क्या आते हैं, कपास, रेशम, नील, कॉफी। ठीक है, चाय भी इसमें आता है, लेकिन चाय पहले वाले जो प्रथम चरण है, इसलिए जो है कि इसका व्यवसायीकरण नहीं हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद अगर देखते हैं कि ये जो जितना भी था, ये 1757 में, 1858
58 तक, इसके बीच में नकदी फसल का व्यवसायीकरण क्यों किया? मतलब व्यवसायीकरण का मतलब जो यहाँ तो भारत में होता ही था, लेकिन स्वतंत्र रूप से होता था। अब किस तरीके से होगा? अब औपनिवेश तरीके से होगा। कौन से तरीके से होगा? तो बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए से किसी नकदी फसल को क्या करेंगे? व्यवसायीकरण, ठीक है, लेकिन कैसा होगा? औपनिवेश होगा। ऑफ निवेश तरीके से होगा। औपनिवेश मैंने बताया था कि कोई अमुक देश रहता है और कोई दूसरा देश इससे क्या करता है? उसके भूभाग पर कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लेता है तो इसके बाद क्या होता है? इस यहाँ पर जितने भी उत्पादन वगैरह जो भी होते हैं, अपने लाभ के लिए क्या करता है? अपने देश में भेज देता है, और उसका रिटर्न कुछ भी इस देश को नहीं देता है, ठीक है। ये बी वाला क्या करता है? इसका दोहन करता है। जितना इस यहाँ से निकलता है सबका क्या करता है? दोहन करता है संसाधन का, ठीक है। जितना संसाधन इसमें ए का रहेगा, बी वाला क्या करेगा? उसका दोहन करेगा, अपने पास लेकर जाएगा। और जो ए वाला है इसको कुछ रिटर्न में नहीं देगा कि हाँ मैं यहाँ से ये चीज़ लेकर जा रहा हूँ और आपको जो है कि इसके बदले दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब देखेंगे 1688 में इंग्लैंड में क्या होता है? औद्योगिक औद्योगिकीकरण होता है, ठीक है। अब जब कोई उद्योग लगेगा, ये उद्योग है, कोई भी उद्योग लगेगा, उसके लिए क्या जरूरी होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? पूंजी चाहिए, मतलब धन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पूंजी। पैसा रहेगा तभी जो है कि कोई उद्योग करेंगे। दूसरा क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। और तीसरा क्या? सस्ता श्रम मिले, जो श्रमिक होते हैं कम वेतन पे उनको जो है कि मिल जाए सस्ता श्रम। उसके बाद क्या चाहिए? बाजार भी होना चाहिए। अब ये चीज़ बनाएंगे तो उसको बेचने के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो जब औद्योगिकरण वहाँ पर इंग्लैंड में हुआ तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी इंग्लैंड को। तो इसने क्या किया? आप जानते हैं कि एक प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? बंगाल पे जो है कि इनका अधिकार था, बंगाल पर अधिकार था ब्रिटिश का, ठीक है। अब देखते हैं बंगाल पे जब इनका अधिकार था तो ये यहाँ से क्या करते? पहले तो पूंजी इनको मिल ही रही थी, पैसे मिल ही रहे थे इनको। पहले क्या करते थे अंग्रेज? इनको जो कुछ भी लेना था भारत से, तो यहाँ वहाँ से जो है कि क्या करते थे? सोने चांदी लेकर आते थे, यहाँ से सामान लेकर जाते थे, फिर जो है कि वहाँ पर बेचते थे। लेकिन अभी क्या हुआ? यहीं से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि इनका क्या हुआ? बंगाल पर अधिकार हो गया, बंगाल के दीवानी जो था उस पर अधिकार हो गया, तो पैसे भी इनको मिल रहे हैं। अब पैसे तो मिल रहे हैं, ये उद्योग भी वहाँ पर लगा दिए। अब इनको क्या क्या चाहिए? एक तो पूंजी चाहिए, तो पूंजी तो मिल गया, पूंजी बंगाल से मिल गया इनको, पूंजी बंगाल से मिल गया। अब क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। तब क्या है? बंगाल जो है कि जो क्षेत्र है वहां से जितने भी नकदी फसल हैं, बंगाल से क्या करेंगे? नकदी फसल, बंगाल से नकदी फसल का क्या करेंगे? दोहन करेंगे, व्यापारीकरण कर देंगे, ठीक है। वाणिज्यिकरण में अब जितना भी बंगाल से जो भी क्षेत्र से जो भी निकलेगा, वहाँ का कपास हो गया, रेशम हो गया, जूट हो गया, ये सब सारी चीज़ें कहाँ भेज देंगे? उद्योग के लिए ब्रिटेन में भेज देंगे, ठीक है। तो इनको कच्चा माल भी मिल गया। कहाँ से मिला? बंगाल से ही मिला, पूरे भारत में नहीं, केवल बंगाल से। अब सस्ता श्रम चाहिए इनको। सस्ता श्रम जगह एक ये होता है गिरमटिया पद्धति। क्या होता है? गिरमटिया पद्धति। गिरमटिया पद्धति, इसमें क्या होता है? मजदूर होते हैं, इनको लेकर जाते हैं और काम करवाते हैं सस्ते कम पैसे में, या फिर वैसे ही क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं, मजदूर होते हैं ये। तो इससे क्या हुआ? बहुत सारे मजदूर भी यहाँ से लेकर गए, और यूरोप के भी बहुत से सारे जो है कि मजदूर काम में लगा दिए गए, ठीक है। अब बाजार चाहिए था इनको, बाजार चाहिए था।
बेचेंगे कहाँ? अब ये सारी चीज़ें लगा दिए, उद्योग लगा दिए, सब कुछ कर लिए, सामान भी इनको मिल जा रहा है, कच्चा माल बना दिए, लेकिन इसको बेचेंगे कहाँ? तो इन्होंने बाजार किसको बनाया? भारत को बनाया। भारत को क्या बनाया? बाजार बनाया। इसीलिए देखते हैं हम, जब भारत को बाजार बना देता है तो हमारे भारत में जो हस्तशिल्प जो वस्तुएं होती थी, हस्तशिल्प वस्तुएं क्या हुई? हतोत्साहित हो गई। हथकरघा जिसको बोलते हैं, जो हाथ से बनाई वस्तुएं थी, उसका एकदम से क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि ये सस्ते चीज़ बनाते थे। जैसे आज चाइना बहुत सारी चीज़ें निकालता है और सब यूज करते हैं, सस्ते में मिल जाता है, वैसे ये क्या कर दिए? बनाकर लेकर आते थे, भारत में जो है कि बेच देते थे, और जो ये बनाते थे हस्तशिल्प वाले जो रहते थे, इनका कोई भी डिमांड ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था पहले का, जो 1688 में इंग्लैंड में जो जो जरूरत थी, तो पहले इन्होंने क्या किया? 1757 से 1858 के बीच केवल किसका? केवल नकदी फसल का वाणिज्यीकरण करते हैं। समझ में आया क्यों करते हैं? क्योंकि इनको किस चीज़ की जरूरत थी? पूंजी की, कच्चा माल की, सस्ता श्रम की, बाजार की। ये सारी चीज़ें आपको बंगाल से इनको जब पूरा हो जा रहा था तो और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये पहला हो गया, पहला हो गया। ठीक है, पहला चरण। अब दूसरा चरण देखते हैं, इतना आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, दूसरा चरण देखते हैं। दूसरे चरण में देखते हैं, ये देखिए दूसरा चरण। ठीक है, इसमें क्या है? दूसरे चरण में अब देखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूरे भारत में लागू होता है। इसके पहले क्या था? केवल केवल किस में था? बंगाल में था। मैंने बताया क्यों बंगाल में केवल था, और किस चीज़ की जरूरत थी? जिस चीज़ की जरूरत थी बंगाल से अवेलेबल हो जा रहा था, इसलिए जो है कि बस उनको वही हो रहा था। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो चाय है, चाय का जो है कि प्रथम वाले में नहीं रहेगा वाणिज्यीकरण, इसका व्यवसायीकरण जो है कि प्रथम वाले में नहीं रहेगा, इसको याद रखिएगा। लेकिन अब जाए यहाँ पर देखेंगे, द्वितीय चरण में चाय को भी व्यवसायीकरण कर दिया जाता है। तो ये जब संपूर्ण भारत में लागू होता है, दो चीज़ होता है, एक तो नकदी फसल का, और दूसरा खाद्यान्न फसलों का। खाद्यान्न फसलों में जानते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब खाने वाली जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं, जैसे ये तो नकदी फसल मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। अब जो खाद्यान्न जो फसलें हैं, पहले क्या होता था? जब मध्यकाल में अगर आप देखेंगे, चाहे प्राचीन काल में देखेंगे, वहाँ पर क्या होता था? राजा होता था और प्रजा होता था। दूसरा पेज लेकर बता रहा है। ठीक है, देखिए यही बता, क्या होता है? राजा और दूसरा प्रजा होता था। तब खाद्यान्न के जो उत्पादन होता था, वो कभी लाभ के जो है कि उस पर्पज से नहीं होता था। ये हमेशा क्या करता था? प्रजा जो है कि उत्पादन अपना करता था, उसका कुछ भाग जो है कि किसको देता था? राजा को देता था। किस लिए देता था? क्योंकि राजा इसका क्या करता था? प्रजा का संरक्षक बना रहता था। क्या होता था? संरक्षक। कोई भी आपत्ति आएगी, कुछ आएगी, तो कौन देखेगा? राजा संभालेगा प्रजा को। तो इसलिए क्या था? इसका कुछ भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग जो भी होता था, राजा को देता था। बाकी जितने भी फसल होती थी, वो प्रजा अपने उपयोग में लेकर आता था, मंडी में बेचता था या खुद खाने के लिए रखता था। ठीक है, तो ये था पहले। लेकिन जब आधुनिक भारत आया, आधुनिक भारत का काल जब आया, आधुनिक भारत का काल, इसमें क्या किया इन्होंने? पहले तो व्यवसायीकरण किसका किया? नकदी फसलों का। अब उनसे उसका जो है कि पूरा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? उसके आगे जो है कि बता रहे हैं। तो इसने क्या किया? नकदी फसल का और खाद्यान्न फसलों का, दोनों का जो है कि क्या कर दिया? व्यवसायीकरण कर दिया। मतलब अब यहाँ की जो चीज़ें हैं सारी जो है निर्यात कर दी जाएगी, कहाँ? इंग्लैंड में कर दी जाएगी। क्या कर दिया जाएगा? निर्यात कर दिया जाएगा। लेकिन निर्यात के लिए कुछ शुल्क मिलेगा। ठीक है, कुछ शुल्क नहीं मिलेगा, शुल्क नहीं मिलेगा। यही तो औपनिवेश है। औपनिवेश का अर्थ क्या है? कि कोई चीज़ हमारे यहाँ से क्या करते थे? निकाल के लेकर जाते थे और उसका रिटर्न कुछ देते नहीं थे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे, जो दूसरा खाद्यान्न का किया, क्यों किया, इसके पीछे हम देखते हैं क्या रीजन था। दूसरा क्या था? खाद्यान्न उत्पादन या खाद्यान्न फसल। अब देखते हैं, ये 1858 के बाद की बात है। 1858 के बाद, अब तक नकदी से जो है कि हो रहा था, लेकिन अब इनको खाद्यान्न की जरूरत क्यों पड़ी? जब औद्योगिक हुआ,
औद्योगिकरण हुआ, ठीक है, कहाँ? इंग्लैंड में। अब यहाँ पर जब जैसे आप जानते हैं यूपी है, यूपी में ये जौनपुर जिला है और लखनऊ का कानपुर है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोजगार है, लोग रोजगार के चक्कर में वहाँ पर जाते हैं और जो है कि बस जाते हैं, जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा होती थी। ऐसे यहाँ पर क्या होता था, उद्योग लगता था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, उद्योग था। उद्योग के लिए क्या किए, ये जितने भी लोग थे यहाँ पर अधिक जनसंख्या इनकी बढ़ गई। पहला क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गई, ये बढ़ने का मैंने साइन बनाया, ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई। और दूसरा क्या था, अब जैसे देखो इंग्लैंड में बहुत तेजी से उद्योगपति सब हो रहे थे, अब यहाँ पर कुछ किसान भी तो रहे होंगे, कुछ क्या रहे होंगे, कृषक रहे होंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में से कृषक भी रहे होंगे। अब ये कृषक जो थे, ठीक है, ये जो कृषक थे इनको भी ये लगा कि अब हम भी क्या करते हैं, उद्योग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो कृषि योग्य भूमि थी, क्या था, कृषि योग्य भूमि, वो क्या हुआ, ये उद्योग में बदल गया, फैक्ट्री में बदल गया। इससे क्या हुआ, कृषि भूमि की कमी, ठीक है, क्या हो गया, कमी हो गया। पहला क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हो गई, और दूसरा कृषि भूमि की कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, खेती नहीं होगा। जब खेती नहीं होगा तो क्या होगा, अनाज की मांग बढ़ेगी, अनाज की मांग बढ़ेगी, ठीक है, अनाज की क्या होगा, मांग बढ़ जाएगा। अब ये कहाँ से पूरा होगा, जब यहाँ पर सब उद्योगपति ही बनते जा रहे हैं। जो कृषक है, ये कृषक किस में बदल गए, उद्योगपति में बदल गए, उद्योगपति बने, ठीक है। जब उद्योगपति बन गए तो ये कृषक जो, ये जो क्षेत्र था, ये किस में चला गया, उद्योग में ही चला गया। अब कृषि का बहुत कम क्षेत्र बचा, छोटे मोटे जो किसान थे बस उनके पास ही, ठीक है। अब इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे, इसकी पूर्ति के लिए कुछ सोचेंगे वो। फिर वो क्या किए, दिमाग लगाए। तो उन्होंने क्या किया, अब 1858 के बाद नकदी फसल के साथ साथ खाद्यान्न फसलों का वाणिज्यीकरण कर दिया, ठीक है, वाणिज्यीकरण कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, नकदी फसल के साथ साथ इसको भी लेकर जाएंगे। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी अब क्या करेंगे, इंग्लैंड में पहुंचाएंगे। अब ये क्या हुआ, नकदी फसल और खाद्यान्न फसल दोनों का वाणिज्यीकरण कर दिए। अब इससे भारत में क्या हुआ, ये तो समझ में आया ना कि क्यों किए। एक तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो फिर भाई लोग बढ़ेंगे तो उनको क्या होगा, अनाज की मांग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और कृषि की जब भूमि ही नहीं है तो फिर कहाँ से कृषि करके जो है कि अनाज उत्पादन करेंगे। तो भारत की तरफ देखते हैं, और भारत से क्या करते हैं, खाद्यान्न फसलों का भी जो है कि व्यवसायीकरण कर देते हैं, और इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अब इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखो कारण, मैंने ये समझा दिया आपको, ये कारण मैंने आपको समझा दिया क्या रीजन था। देखो औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, इसने क्या किया, खाद्यान्न फसलों का मांग बढ़ गया। मांग बढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया, भारत की तरफ देखा, और भारत से जो है कि जो नकदी फसल के साथ साथ खाद्यान्न फसलों का भी उन्होंने क्या कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। देखो एक ये है रेल के विकास, और दूसरा प्रशासनिक एकीकरण, तीसरा दूरसंचार का विकास से, और चौथा परिवहन संचार के विकास से। अब ये क्या कह रहा है, रेलवे का विकास, जैसे अब उनको खाद्यान्न चाहिए तो केवल बंगाल से ही लेकर नहीं आएंगे,
पूरे भारत से लेकर आएंगे तो पूरे भारत में क्या है, हर जगह का क्षेत्र अलग अलग है, हर जगह का क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। तो कहीं क्या होता है, चावल हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, चावल हो रहा है। वैसे देखते हैं, ठीक है। कहीं पर क्या हो रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, चावल हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश साइड में तो क्या हो रहा है, गन्ना हो रहा है। पंजाब साइड में देखेंगे तो गेहूं हो रहा है। दक्षिण साइड में देखेंगे तो कपास हो रहा है। अब इनका क्या करना है, एकीकरण करना है। एकीकरण के लिए क्या होगा, एक तो पहला जरूरत होगा रेल के विकास, और दूसरा किसकी जरूरत होगी, प्रशासनिक एकीकरण का, और तीसरा दूरसंचार व्यवस्था रहना चाहिए, और चौथा परिवहन व्यवस्था रहना चाहिए। तो रेल का विकास जब हुआ तो ये, जैसे मद्रास है, ठीक है, मद्रास की मंडी और मुंबई की मंडी, इन दोनों को क्या की, जोड़ने का कार्य की, ठीक है। और जैसे बंदरगाह होता है, अब बंदरगाह पे जो है कि इन सारी चीज़ों को पहुंचाना है, यहाँ से जो भी माल मिल रहा है, जैसे कपास वगैरह जो भी मिल रहा है, उसको कहाँ पहुंचाना है, बंदरगाह पहुंचाना है। तो बंदरगाह पहुंचाने के लिए क्या होगा, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो रेल था, रेल कहाँ पहुंचाता था, जो है कि बंदरगाह पे पहुंचाता था, वहाँ से जो है कि फिर परिवहन के माध्यम से, जैसे कि जली जहाज जो होता था, जली जहाज, ठीक है, उसके माध्यम से क्या होता था, ब्रिटेन को जाता था। इतना समझ में आया। और दूसरा प्रशासनिक एकीकरण का क्या अर्थ है, प्रशासनिक का अर्थ ये, अब जैसे जानते हैं, सबसे पहले बंगाल में गवर्नर जनरल बना। पहले क्या हुआ, बंगाल में गवर्नर था। जैसे मैंने बताया कि बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, बंगाल पे जो है कि कब्जा हो गया उनका। अब बंगाल पे जो है कि कब्जा के बाद उन्होंने क्या किया, वहां का गवर्नर बना दिया, बंगाल का गवर्नर बना दिया। तब तक तो केवल बंगाल का ही था, लेकिन अब क्या किया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भारत का गवर्नर बना, भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना। तो यही है प्रशासनिक एकीकरण। तो हर क्षेत्र में क्या हुआ, अपने अपने वायसराय को, अपने अपने गवर्नर जनरल को रखा गया, जिससे कि सारी परिस्थितियां हमको बता सके और वहां पर जांच कर सके क्या चीजें हो रही हैं, क्या उत्पादन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी खबर मिलती रहे। और इससे क्या हुआ, एकीकरण से इनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं, दूरसंचार। अब दूरसंचार, जैसे अब इंग्लैंड है, भारत है, यहाँ से लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जाएगा, जो जहाज होगा उसी से जाएगा। तो उस टाइम पानी के जहाज होता था, पानी के जहाज से क्या होते थे, माल भर के जाते थे, ठीक है। और एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल है और बनारस है, बनारस और बंगाल, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी से यहाँ तक जाने के लिए बनारस के जो है कि जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी, यहाँ से वहाँ पर भी गंगा नदी है, तो यहाँ का जो क्षेत्र था, यहाँ पर बना दिया गया, एक स्ट्रीम चलाई गई, जिससे कि यहाँ से सीधा माल लेकर पश्चिम बंगाल जा सके और पश्चिम बंगाल से बनारस आया जा सके, ठीक है। ये था परिवहन का। और दूरसंचार का क्या था, जैसे आप देखेंगे पत्र व्यवहार का, दूरसंचार का बात करने के लिए कि कहाँ व्यवस्था कैसी है, ठीक है, तार व्यवस्था, ये सब चीज़ें क्या थी, दूरसंचार में थी, ताकि इससे क्या हो, जहाँ का सिचुएशन जैसा भी हो हमें पता चल सके, ठीक है, कौन सा माल कितने दूरी पे कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, ये था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय चरण में इसका देखो विशेषता क्या है, द्वितीय चरण का, प्रथम का नहीं, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का क्यों, क्योंकि प्रथम वाला मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, क्योंकि 1757 से 1858 तक का है। आपके सिलेबस में क्या है, 1858 के बाद का इतिहास है। तो द्वितीय जो चरण का वाणिज्यिकरण का विशेषता है, पहला क्या है, संपूर्ण भारत में लागू था, और प्रथम चरण में क्या था, प्रथम चरण में केवल बंगाल में लागू था, और ये किसमें हुआ, पूरे भारत में लागू हुआ। और जब पूरे भारत में लागू हुआ तो नकदी फसल और खाद्यान्न फसल दोनों हुआ। क्या हुआ, नकदी फसल और खाद्यान्न फसल दोनों का हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये देखो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर तीसरा देखते हैं, फसलों का व्यवसायीकरण जलवायु एवं मौसम, ठीक है, मिट्टी के अनुकूल किया गया। जैसे मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि काली मिट्टी जैसे है कपास के लिए, ठीक है, और चावल के लिए अलग है,
ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, तो हर क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी कहाँ पर है, कैसा जलवायु है, उसी हिसाब से वहाँ पर फसल होगी। मिट्टी, जलवायु, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं फसल पे कि कौन सी फसल कहाँ पर होगी। फसल उत्पादन, फसल उत्पादन के लिए क्या है ये, ठीक है, क्या होता है, फसल फसल उत्पादन के लिए क्या जरूरी होता है, एक मिट्टी, दूसरा जलवायु, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, और एक मौसम कि वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश ज़्यादा तो नहीं हो रही है, बारिश जितना उसको चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है तब फसल का उत्पादन होता है। तो इसको ज्ञान में रखने के लिए कि हाँ भाई कौन सी फसल कहाँ पर होगा, कितना किसकी क्या जरूरत है, उसके लिए इसने क्या किया, अनुकूल उसको देखा कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, वहाँ पर फसल को बढ़ावा दिया। फिर उसके बाद देते हैं, जैसे देखें इसमें दिया बंगाल में चावल का, पंजाब में गेहूँ का, मध्य भारत में गन्ना का, असम में चाय का, दक्कन में कपास का, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल दिया है कि कौन सी क्षेत्र में कौन कौन सा फसल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कृषि के व्यवसायीकरण के लिए कार्य कार्य कौन कौन से किए गए थे। तो कार्य मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था। जैसे देखो इसमें 1866 में लॉरेंस था, ठीक है, इसने क्या किया, सार्वजनिक ऋण का एक बनाया, जैसे कि एक कोष बनाया, और उस कोष से क्या किया कि कहाँ नहरों का निर्माण हो, जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छा हो, जिससे फसल अच्छा हो, क्योंकि उत्पादन अगर अच्छा होगा तभी जो है कि कहाँ जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा। उत्पादन अच्छा होना चाहिए तभी तो जाएगा ब्रिटेन में। अगर उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो ब्रिटेन में हम कैसे आपूर्ति करेंगे खाद्य खाद्य पदार्थों का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, नहर बनवाता है, जैसे आगरा नहर, निचली गंगा का नहर और सरहिंद नगर, ये सारी चीज़ें क्या करता है, इसमें बनवाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था, करजन का भी जस्ट ही खत्म किया है। कृषि महानिरीक्षक बनाता है कि वहाँ का चेक करने के लिए कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर कैसी है और वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कहीं ऋण की ज़रूरत है तो वहाँ पर सहकारी बैंक की स्थापना हो, सहकारी ऋण बैंक की स्थापना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था करता है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे देखो ये पूसा इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसमें जांच करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ठीक है। कृषि कॉलेज स्टार्ट किया गया, मतलब कृषि के क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कि कौन सी मिट्टी में क्या जलवायु वगैरह है, इसके लिए पुणे, कानपुर, नागपुर, मंडली, ये ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो है कि किया। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन क्या करता है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का रिसर्च सेंटर एक बनता है जिसमें लोग रिसर्च कर सके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। कृषि के कृषि के वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण से भारत पर प्रभाव, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले देखते हैं, अब देखो सोचने वाली बात है, अगर खाद्यान्न जो पदार्थ था, जितने भी खाद्यान्न थे, ये कहाँ चला जा रहा है, ब्रिटेन में चला जा रहा है। जब ब्रिटेन में चला जा रहा है तो भारत में कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या हुए, भूखमरी हुई, क्या हुआ, भूखमरी हुई, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, जब भूखमरी होगा तो फिर क्या होगा, अकाल पड़ेगा। जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अकाल होगा। और तीसरा इसमें देखते हैं कि इसमें बिचौलिए जो होते थे उनको लाभ होगा। बिचौलिए जो होते थे, बिचौलियों को लाभ मिला। कैसा लाभ, जैसे अगर जो अंग्रेज होते थे किसी एक को पकड़ते थे, जमींदार को, उससे बोलते थे कि अब मुझे इतना जो है कि उत्पादन चाहिए, तो इनको जो है कि कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से लेते थे, और ये बिचौलिए क्या करते थे, किसानों से उतना उत्पादन करवाते थे, तो जितनी क्षमता नहीं होती थी क्षमता से अधिक करवाते थे, ठीक है।
क्षमता से क्या करते थे, अधिक करवाते थे। क्षमता उनका होता नहीं था और इससे क्या होता था, जब उनको बाद में खेती करने के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे। दोबारा खेती करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। पैसे नहीं होते थे, तो ये क्या करते थे, ये साहूकारों से ऋण लेते थे। तो क्या हुआ, ग्रामीण ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ठीक है, जो ग्रामीण लोग थे फिर से खेती करने के लिए या खाने के लिए क्या करते थे, साहूकार के पास जाते थे, उनसे ऋण लेते थे। अब ऋण लेते थे तो ऋण काफ़ी बढ़ गया। अब देखेंगे कि अगर 1918 सॉरी 1881 तक देखेंगे कि लगभग 13 करोड़ था। ठीक है, यही चीज़ आगे जाकर जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1800 करोड़ हो जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ, ग्रामीण। अब ये इसके आगे क्या हुआ कि जितने भी हस्तशिल्प वाले लोग थे, हस्तशिल्प जो थे, इनका क्या हो गया, विनाश हो गया। कैसे हुआ, इसके पहले मैंने आपको समझाया है। ठीक है, जितना भी बनाकर लेकर आते थे, जितना भी सामान ब्रिटेन में बनाकर लेकर आते थे, वो क्या होता था, उसको बाजार कहाँ बनाए थे, भारत में बनाए थे। बाजार कहाँ बनाए थे, भारत में। भारत में इसको बेचते थे। जब भारत में इसको बेचते थे तो जो हस्तशिल्प वाले जो कारीगर थे उनके पास जो है कि क्या बचता ही नहीं था, कि अब जो है कि ये जो सामान रहता था इनका इनका कोई लेता ही नहीं था, क्योंकि ये महंगा पड़ता था और इनको सस्ता टिकाऊ मिल जाता था जो इंग्लैंड से आता था। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते थे, ये जो हस्तशिल्प वाले थे ये बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा, जितने भी हस्तशिल्प वाले शिल्पकार हैं वो कहाँ जाएंगे, कृषि पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कृषि क्षेत्र में ही जाएंगे, क्योंकि कृषि क्या है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। अब कृषि में अगर मान लो कि यहाँ पर 5 लोग कार्य कर रहे हैं और जो उत्पादन हो रहा है 10 बोरी का हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, 10 बोरी का हो रहा है। अब ये जो हस्तशिल्प वाले हैं जिनका अब कोई काम ही नहीं है, तो कृषि की तरफ फिर से दोबारा आ गए, तब यहीं पर क्या करेंगे, जो 5 लोग कार्य कर रहे थे यहाँ पर क्या करेंगे, 20 लोग और बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 लोग हो जाएंगे। अब इस खेती पे 5 लोग कार्य कर रहे थे तब भी 10 बोरी हो रहा था, और ये 25 लोग कार्य करेंगे तब भी कितना ही निकलेगा, 10 ही बोरी निकलेगा। उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं, जितने लोग रहेंगे जितने बढ़ जाएंगे तो उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं उससे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, जो कृषि था कृषि पे दबाव पड़ गया, कृषि पर दबाव बढ़ गया। ठीक है, कृषि पे दबाव बढ़ गया, कृषि पे ज़्यादा लोग आश्रित हो गए, अब उनको उतना मिल ही नहीं पा रहा है, खाने के लिए क्या हो रहा है, भूखमरी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये क्लास आपका यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।